उत्तराखंड में चार धाम यात्रा लगभग समाप्त हो चुकी है। कल बद्रीनाथ के कपाट बंद होते ही चार धाम यात्रा शीतकाल के लिए बंद हो जाएगी। लेकिन इसके साथ एक चर्चा ये भी है कि अब शीतकाल में किस तरीके से यहाँ पे पर्यटक आएंगे, क्योंकि इस बार जो लॉकडाउन के कारण चार धाम यात्रा बहुत प्रभावित रही, लेकिन अनलॉक के बाद कहीं ना कहीं पर्यटक आना शुरू हो गए थे। लेकिन अब किस तरीके से ये पर्यटक पहुंचे इस शीतकाल में, इसको लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के जो बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट जी, कल बद्रीनाथ का कपाट बंद होते ही फिर शीतकाल के लिए कहीं ना कहीं यात्रा प्रभावित हो जाती है, पर्यटक नहीं आते, तो इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को, क्या आपने सलाह दी है सरकार को? देखिए, निश्चित रूप से इस बार यात्रा कोरोना के काल के कारण बहुत प्रभावित रही है। और जब यात्रा प्रारंभ हुई उसके बाद से लगातार 4.5 लाख यात्रियों ने भगवान बद्री विशाल और केदारनाथ और गंगोत्री मंदिर के दर्शन किए। अब एक अपेक्षा हमारी है कि क्योंकि शीतकाल में माणा से आगे माणा बंद हो सकता है, बद्रीनाथ बंद होता है, लेकिन हनुमान चट्टी से नीचे यात्रा हो सकती है। हमारे पास अपना जो धाम है, इसके साथ पंच केदार हैं, पंच बद्री हैं, हमारी भविष्य बद्री के हम दर्शन, ध्यान बद्री के दर्शन के लिए लोग आ सकते हैं। तो किस प्रकार से यात्रा हमारी शीतकाल में भी चले, इस दृष्टिकोण से परसों ही माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चमोली जनपद के दौरे पर आए थे, तो उनसे हमने वार्ता की कि हम शीतकाल में कैसे करके लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। और खास तौर पर जो साहसिक पर्यटक है, क्योंकि हिम स्थान हिम क्रीड़ा ओली में अभी फेस्टिवल होने वाला है, हर वर्ष जो स्कीइंग के गेम्स होते हैं वो इस वर्ष होंगे। इसके साथ साथ मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे आग्रह किया, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को हमने पत्र भी दिया कि हम उत्तराखंड के अंदर सीमा दर्शन यात्रा भी प्रारंभ की जाए। मुझे ध्यान है कि अगर नीति से आगे बड़ा होती का क्षेत्र ऐसा जहाँ सड़कें जा चुकी हैं, आर्मी वहाँ बॉर्डर तक जाती है, तो कैसे कर पूरे देश के नागरिकों को वहाँ बुला सकें और बर्फ के जो हमारे रमणीय स्थल हैं उनके दर्शन हो सकते हैं। खास तौर पर हमारे जो ये अपना भविष्य बद्री का जो क्षेत्र है और हमारा उर्गम घाटी का जो क्षेत्र है, फूलों की घाटी बंद हो सकती है, लेकिन फूलों घाटी के नीचे तक का जो क्षेत्र है, सब जगह कहीं ना कहीं हर स्थल पर भगवान के धाम है, उनके दर्शन हो सकते हैं। खासतौर पर अगर मैं चर्चा करूँ, देवप्रयाग से गंगा बहती है, गंगा आरती का एक उत्सव के रूप में हम भिन्न भिन्न समय मना सकते हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि शीतकाल में भी यात्री हमारे उत्तराखंड के अंदर आए। इसके साथ साथ एक और प्लान माननीय सतपाल महाराज हमारे प्रणव, उनसे मैंने चर्चा की थी कि हमारे देवियाँ बहुत हैं, हर देवी के थान है, और आजकल हेली कंपनियां जो है बड़ी संख्या में उन स्थानों तक अपनी सुविधाएं देने की स्थिति में, तो चाहे चंद्रवदनी है, चाहे हमारी सुरकंडा देवी है, ऐसे जितनी देवी हर जनपद में ऊंचाई स्तर पर है, वहाँ हेलीपैड हम निर्माण करके और देवी दर्शन यात्रा के लिए भी हम माहौल तैयार करें। इस दृष्टिकोण से चर्चा इस बीच में हुई है। बढ़िया, जैसे आप जिस क्षेत्र से विधायक हैं वहाँ पे पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन क्या कारण लगता है आपको कि इतने साल हो गए, 20 साल हो गए हैं, और जिस तरीके से पर्यटन को उत्तराखंड से जोड़ना चाहिए था वो नहीं जुड़ पाया है? हम चार धाम यात्रा पे ही आज तक डिपेंड है, क्यों हम इस से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? हम क्यों अपनी शीतकालीन यात्राएं शुरू नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं शीतकाल में भी भगवान की पूजा दूसरे क्षेत्रों में होती है। चाहे बद्रीनाथ की बात करें तो उनकी पांडुकेश्वर में और जोशीमठ में पूजा होती है, ऐसे ही केदारनाथ की यात्रा भी ओमकारेश्वर मंदिर में। क्यों इस तरीके से क्यों हम आगे इनमें नहीं बढ़ पा रहे हैं? देखिए, कुछ बातें परंपरागत थी और बड़ी प्रभाव के साथ जब देवस्थान बोर्ड बना तो इसके पीछे का मूल एक तत्व ये भी था, परंपरागत व्यवस्थाओं को यथावत रखते हुए कैसे हम इसमें नई चीज जोड़ सकें। तो इसी के आधार पर आया कि जैसे हमने कल्पेश्वर परिक्रमा मार्ग, अभी क्योंकि पूरा उर्गम घाटी से कल्पेश्वर के लिए नया मार्ग बन रहा है, तो भविष्य के अंदर कल्पेश्वर परिक्रमा की भी यात्रा हम प्रारंभ करें। जैसे पंचकोशी परिक्रमा मथुरा में होती, सब जगह होती है, तो उस दिशा में हम विचार कर सकते हैं। हमारे यहाँ भविष्य बद्री है, ध्यान बद्री है, और इसके साथ साथ हमारा आदि बद्री है, और अब तो गैरसैंण भी हमारा एक प्रकार जो राजधानी क्षेत्र जहाँ बना है अपने आप में, उसके ऊपर हम खुद इस बार दूधातोली हम लोग गए थे। दूधातोली बहुत रमणीय स्थल है, वहाँ चंद्र सिंह गढ़वाली जी की जो है उनकी समाधि है। तो ऐसा अनेक स्थान है जिनको हम पर्यटन के मानचित्र में लाना चाहते हैं, और उस दिशा में पहली बार उत्तराखंड के अंदर प्रयास प्रारंभ हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि समय के साथ हम इन प्रयासों को सफलता में रूप में देखेंगे, और आने वाले समय में एक अच्छा स्कोप जो शीतकाल का रहेगा यात्रा का, वो भी हमको दिखाई देगा।
बढ़िया भी आपने देवस्थानम बोर्ड की बात की, लेकिन इस समय पे भी जो हमने देखा है, सरकार ने जब से देवस्थानम बोर्ड बना, कहीं ना कहीं जो पुरोहित समाज है या अन्य हकूकधारी हैं वो भी उसका विरोध कर रहे हैं। तो जो विरोध लगभग जिस तरह की सरकार की मंशा वो नहीं होनी चाहिए, क्या कारण है अभी भी जो ये विरोध ये लोग कर रहे हैं? देखिए, ये उत्तराखंड की एक थोड़ी सोच भी है कि जब कोई विषय आता है तो उसके पॉजिटिव को समझने में थोड़ा समय लगता है। तो नकारात्मक दृष्टिकोण तो इतनी खड़ी थी, आज धीरे धीरे लोगों के ध्यान में आने लगा है। जब यहाँ तक तय हुआ कि आपने जो बहुत से धार्मिक स्थल है, जब भारतवर्ष के अनेकों दानी दाताओं ने उस स्थान के सौंदर्यकरण के लिए बेड़ा उठाया, तो इसकी पहल देवस्थान बोर्ड के माध्यम से हुई। पहले मंदिर समिति थी, बद्री केदार मंदिर समिति, बद्री केदार का विषय था। लेकिन गंगोत्री यमुनोत्री में जो धार्मिक दृष्टिकोण से जो यात्रा का स्वरूप और वहाँ का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के सौंदर्यकरण के संदर्भ में सरकार पर पैसा नहीं होता था। आज बड़ी संख्या में देश के ऐसे अनेकों दानदाता हैं जिन दानदाताओं ने बहुत से मंदिरों के सौंदर्यकरण में बेड़ा उठाया है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ भविष्य के अंदर, जैसा मैंने कहा कि हम देवी दर्शन यात्रा, हमारे यहाँ तो अभी नवरात्र होते, शीतकालीन नवरात्रे भी आने वाले आएंगे, तो उस समय पर बड़ी संख्या में हम उत्तराखंड के अंदर 9 की 9 देवियों का स्थान है, हम 9 की 9 देवियों के स्थान के लिए कैसे यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। वहाँ हेलीपैड बने, उसके लिए हम आग्रह करेंगे देवस्थान बोर्ड के माध्यम से अनेक दानी दाताओं से कि वो उस प्रकार का वहाँ पर माहौल तैयार करने दिशा में एक प्रयास हुआ है। और ये ठीक है कि शुरुआती दिनों में जो हकूकदारी थे उनको एक प्रकार की शंका थी, लेकिन धीरे धीरे उस शंका का समाधान हुआ है। और आज स्वयं हकूकदारी भी इस सारी व्यवस्था के संदर्भ में जब चर्चा की, जब उन्हें एक्ट पढ़ा, जब उसमें संशोधन की उन्होंने बात जो मांग की थी, उस संशोधन को हमने उसको लागू किया, तो आज 5 सदस्य हकूकदारी उसमें आ रहे हैं। तो सब प्रकार के समाधान के बाद चीज़ें ठीक हुई हैं। भटजी, आपने अभी कुछ दिनों पहले पीएम मोदी को एक पत्र लिखा था कि जो हमारे सीमांत क्षेत्र हैं वहाँ पे भी पर्यटक पहुँचे, इसके लिए भी उन पर्यटकों को अनुमति देनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जब वहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं, तो फिर किस तरीके से वहाँ पर्यटक आएंगे? देखिए, हमारे यहाँ केवल जो, अगर मैं केवल चमोली जिले की बात करूँ तो नीति घाटी तक जाने का प्रावधान था। आज हमने नीति से आगे हमारा एक टिम्मरसैंड महादेव है, जो पूरी तरह जिस प्रकार से अमरनाथ में भगवान शंकर की मूर्ति बनती है, उस प्रकार की बर्फ से वहाँ मूर्ति बनती है। इसके साथ साथ पूरे बॉर्डर तक अब सड़कें जा चुकी हैं। और जैसे आपके पाकिस्तान का बाघा बॉर्डर है, वहाँ तक पूरे देश के लोग जाते हैं। तो एक आग्रह मैंने गृह मंत्री जी से, देश के प्रधानमंत्री जी को मैंने व्यक्तिगत रूप से पत्र भी दिया, और माननीय मुख्यमंत्री जी दिशा में पहल भी कर रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर हम जो है सीमा दर्शन यात्रा का उसको खोलें। और सीमा दर्शन यात्रा में मैं दावे से कह सकता हूँ शीतकाल में बड़ी संख्या में लोग, पहाड़ के अंदर धुंध नहीं होती है, पहाड़ में बर्फ गिरेगी लेकिन धूप निकलती है, और पूरे सुबह शाम की ठंड को अगर हम थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाएं तो दिन का माहौल बहुत अच्छा होता है। आप तो माननीय मुख्यमंत्री में आभार व्यक्त करने, कल ही बर्फ कटिंग की जो मशीन है वो भी बद्रीनाथ को दे दी है। तो हम आगामी दिनों में यात्रा किस तरीके से सीमा तक हम लोग जा सकें, कैसे लोग वहाँ का उस स्थान पर अपनी देशभक्ति को का एक स्वरूप देख सकें, इस दृष्टिकोण से मैंने प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री से आग्रह किया है। बढ़िया, आखिरी सवाल, जिस तरीके से इस बार प्रवासी भारत वापस लौटे हैं, लगभग 3 लाख प्रवासी वापस लौटे, तो अगर आपकी क्षेत्र की बात करें तो किस तरीके से इन प्रवासियों को लेकर उनको स्वरोजगार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं? क्योंकि आपके यहाँ होम स्टे का जो सबसे बड़ा क्षेत्र वहाँ है, होम स्टे बहुत तैयार हो रहे हैं, तो आप किस तरीके से देखते हैं कि आगे आने वाले समय में कितना फायदा इन प्रवासियों को होने वाला है? देखिए, शुरुआती दिनों को प्रवासी कहा गया था, लेकिन मैंने एक शब्द दिया था, स्वजन। तो स्वजन जब अपने घर में आए हैं, तो मैं आज दावे से कह सकता हूँ बड़ी संख्या में पढ़े लिखे लोगों को भी ये महसूस होने लगा कि उत्तराखंड जैविक खेती का बहुत बड़ा स्थान है। और मैं मुख्यमंत्री का बहुत आभार के रूप में व्यक्त करता हूँ, पहली बार स्वरोजगार का जिस भाव को 2000 में प्रारंभ हो जाना चाहिए था, वो स्वरोजगार वाला जो कंसेप्ट है वो आज 2020 के अंदर आया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वरोजगार के दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूँ, चाहे होम स्टे का विषय हो, चाहे बागवानी का विषय हो, चाहे हमारी जैविक खेती का विषय हो, इसमें बड़ी संख्या में आज नवयुवक काम पर लगे हैं। एक लड़का महेंद्र सिंह करके अपने कर्णप्रयाग के, उन्होंने बीटेक किए हुए कंपनी से जब घर आए तो उन्होंने अपने सारे खेतों को आबाद करते हुए और वहाँ की जैविक जो फसल थी, चाहे केवल सब्जी की मैं दृष्टिकोण से बात करूँ तो अच्छी संख्या में 40-50 लोगों ने रोजगार भी दिया है। आज फ्री ब्याज पर, बिना ब्याज के
सरकार लोन दे रही है, जिससे कि निश्चित रूप से अपने स्वरोजगार के दृष्टिकोण से लोगों का एक माहौल तैयार हुआ है। और भविष्य के अंदर मैं दावे से कह सकता हूँ हमारी चक्रोता वैली आज स्वरोजगार की दिशा में खड़ी है। अगर हम चंबा ऊपर जाएं तो टमाटर का सारा और इसका लहसुन है, अदरक है, इसकी बड़ी संख्या है। तो धीरे धीरे जिस क्षेत्र में जो हो सकता है उस क्षेत्र की कल्पना करते हुए, और बाबा रामदेव ने तो कंसेप्ट दे दिया है, जब गोमूत्र भी बिक सकता है। और आज तो जो हमारा ऊर्जा का विषय है, तो ऊर्जा के क्षेत्र में पेरोल से जो ऊर्जा बनने वाली है, बिजली बनेगी, उसके जैसे जैसे उद्योग खड़े होंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। और खास तौर पे मैं कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी जो कहती है कि हम फ्री बिजली देंगे, उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां का नागरिक सौर ऊर्जा की लाइट अपने घरों की छतों में उत्पादन करेगा, अपनी बिजली फ्री होगी और सिलेंडर ग्रिड से जोड़ते हुए दिल्ली से पैसा लेगा। तो ये पहला उत्तराखंड के अंदर कंसेप्ट खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो स्वरोजगार आज सरकार काम कर रही है, जरूरत है उसमें और एक तो जानकारी देने की, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो उत्तराखंड में जो शीतकालीन पर्यटन है उसको बढ़ावा देने की। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ पंकज गरला, समय साक्ष्य, देहरादून।